Department of Management Studies, which is a department of IIMMI. Today I'm welcoming you. My name is Vishata Solanki and I'm going to represent about this topic. Maslow's need hierarchy theory. Before understanding this theory, we have to understand that who was Abraham Maslow? What was the contribution of his in motivation theories, as well as what was the contribution of his theories into the psychology. He was a great psychologist, and today we are also going to understand about him as well as about his theory. As far as his theory is concerned, his theory is basically related with the 5 type of basic needs of a human being. कुछ ऐसी एक ह्यूमन बीइंग की आवश्यकताएं जो एक के बाद एक प्रिपेयर होती जाती हैं. अगर एक सेटिस्फाई होती है तो दूसरी अपीयर हो जाती है. जब दूसरी अपीयर होती है तो उसको सेटिस्फाई करता है ह्यूमन बीइंग, तो थर्ड नीड अपीयर हो जाती है. और इस तरीके से ये नीड्स वन बाय वन कंसिक्यूटिवली चलती रहती हैं. अ ह्यूमन बीइंग कीप्स ऑन सेटिस्फाइंग ऑल दीज नीड्स वन बाय वन. अल्टीमेटली क्या होता है, जब हम हाईएस्ट नीड पर पहुंच जाते हैं, जब हम अपनी सारी नीड्स को पूरा कर चुके हैं, हमारे पास इनफ पैसा है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, गुड रिलेशंस है, फैमिली है, जो हम अचीव करना चाहते थे वो हम अचीव कर चुके हैं. अब आगे क्या, अब किस चीज़ के लिए स्ट्राइव करता है ह्यूमन बीइंग? ये सभी नीड्स जो होती हैं वो वन बाय वन पिरामिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई हैं बाय मैस्लो. मैस्लो ने जो ये रिप्रेजेंटेशन दी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी थर्ली, और उन्होंने इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है रोल प्ले किया है. एक्चुअली अब्राहम मैस्लो की अगर मैं बात करूं तो अब्राहम मैस्लो, उनका पूरा नेम था अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो, जिनका जन्म जो है वो 1 अप्रैल 1908 में हुआ था. उसके बाद जून 8 को 1970 में उनकी डेथ हो गई थी. एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं वो, और उन्होंने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में एक अच्छा रेवोल्यूशन हमारे सामने रिप्रेजेंट किया था साइकोलॉजी में. उन्होंने जिन डिफरेंट नीड्स के बारे में हमें समझाया वो हम वन बाय वन समझने वाले हैं. उससे पहले हम जान लेते हैं कि मैस्लो जो हैं वो प्रोफेसर थे एट ब्रेंडाइज यूनिवर्सिटी ब्रुकलिन कॉलेज में, न्यू स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी. यहाँ पर वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, ब्रांडीज यूनिवर्सिटी के अंदर भी उन्होंने एज अ प्रोफेसर काम किया. उसके बाद उनका जो मेजर फोकस था वो इस चीज़ पर था कि एक ह्यूमन बीइंग की पॉजिटिव क्वालिटीज़ को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है एज़ कंपेयर टू एक ह्यूमन बीइंग को बैग ऑफ सिम्टम्स समझना. तो इसीलिए अब्राहम मैस्लो ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी में दिया. बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट वो रहे, बहुत ही अच्छी रिसर्च उन्होंने की, और थ्रू आउट हिज करियर उन्होंने काफ़ी अच्छी टीचिंग और स्टूडेंट्स को काफ़ी चीज़ें अपग्रेड की. अगर बात करें इस थियोरी की, तो ये थियोरी जो है वो अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ साइकोलॉजी में ही नहीं, जो बच्चे मैनेजमेंट आगे पढ़ते हैं या फिर अदर स्टडीज़ डिसिप्लिन्स में भी इस थ्योरी की अपनी एक रेलिवेंस और इम्पॉर्टेंस है. ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं बताती कि क्या क्या नीड्स एक ह्यूमन बीइंग की होती हैं, साथ में ये भी बताती है कि किस तरह से ये हायरार्की वन बाय वन चलती रहती है और कैसे एक ह्यूमन बीइंग इनको वन बाय वन सेटिस्फाई करता है. अगर आप मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के पिरामिड को थर्ली स्टडी करना चाहते हैं तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये पिरामिड जो है वो टॉप से बॉटम नहीं जाता, बल्कि बॉटम से टॉप जाता है. यानी कि सबसे पहले अगर हम इसे रीड करने हैं तो हमें इसे रीड करने के लिए बॉटम से रीड करना शुरू करना पड़ेगा और हमें उसके बाद इसे टॉप तक जाना पड़ेगा रीड करते हुए. 5 पार्ट्स में इसकी डिवीजन होती है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है कि कोई भी एक इंसान जिसकी जो भी बेसिक नीड्स होती हैं. सबसे पहले एक बेबी का बर्थ होता है, सबसे पहली नीड उसकी क्या होती है? ऑक्सीजन. फिर उसको दूध चाहिए होता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, फिर उसे कपड़े चाहिए होते हैं, फूड चाहिए होता है, ऑक्सीजन तो चाहिए, वाटर भी चाहिए, और ये उसकी बेसिक नीड्स हो जाती हैं. उसे जीने के लिए ये मिनिमम चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. इस तरीके से सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस और एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड जो है वो प्रोपाउंड की गई थी बाय मैस्लो. आज हम इनको वन बाय वन देखने वाले हैं
कि किस तरीके से ये नीड आफ्टर रिसर्च यहाँ पर इस पिरामिड में शामिल की गई है। ठीक है, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ जानने वाली है कि इन सभी नीड्स की अपनी अपनी जगह बहुत ही रेलिवेंस है, और इनको जो सीक्वेंस दी गई है वो बाय मैस्लो इस तरीके से दी गई है कि हर एक नीड को उसी लेवल पे रखा गया है जिस लेवल पे वो अपीयर होती है। यानी कि सेल्फ एस्टीम की नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड जो टॉप्स पे रखी गई हैं, उनकी जो अपीयरेंस है वो लेटर ऑन स्टेजेस पर होती है, यानी कि लेवल 4 पर, लेवल 5 पर। इसीलिए उन नीड्स को जो है आगे रखा गया है ऑन दी टॉप ऑफ द पिरामिड। लेकिन जब हम बात करते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड की, तो बॉटम ऑफ द पिरामिड में अगर हम ध्यान से देखें तो हमने ऐसी बेसिक नीड्स को रखा है जिनको कोई भी ह्यूमन बीइंग सबसे पहले प्रायोरिटी देता है, सबसे पहले उन्हीं को एकम्प्लिश करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इन नीड्स का पिरामिड का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस है कि जैसे जैसे वो एक ह्यूमन की लाइफ में अपीयर होती हैं उसी तरीके से उनकी नीड इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे जो बॉटम में रिप्रेजेंट की गई है फिजियोलॉजिकल नीड, इसका मतलब क्या होता है। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब होता है वो सारी ज़रूरतें जो इंसान को जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये सब चीज़ें उसे चाहिए, उसे पानी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, ये एक प्रॉपर नींद भी उसे चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं उसके लिए। अगर उसे ये सारी बेसिक नीड्स नहीं मिले, इनमें से कोई एक भी चीज़ आप हटा दीजिए लाइफ से, तो आप देखेंगे कि लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हो जाएगी उस पर्सन के लिए। तो इसीलिए ये सारी, अगर मैं सिर्फ सारी चीज़ें आपको रिप्रेजेंट कर देती हूँ, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा देती हूँ, लेकिन मैंने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, तो लाइफ रूइन हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। सेम मैनर में अगर मैंने वाटर जो है उसको रिमूव कर दिया तो क्या होगा, फूड को रिमूव कर दिया, ये मेरी बेसिक नीड्स हैं और इनमें से अगर कोई एक भी चली जाती है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इन फिजियोलॉजिकल जो फर्स्ट नीड्स हैं इनको बहुत ध्यान से हमें समझने की ज़रूरत है कि इन नीड्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है एक पर्सन की लाइफ में। एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में ये सभी नीड्स बहुत ही क्रूशल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसीलिए मैस्लो ने ये भी कहा कि ये जो नीड्स हैं ये मोस्ट प्राइमरी नीड्स होती हैं एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि ये जो नीड्स हैं आप इनको टाल नहीं सकते, आप इनको सेकेंडरी नहीं रख सकते। जब तक ये नीड अपीयर होगी आपको इनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर मुझे भूख लगेगी तो मुझे खाना खाना पड़ेगा, अगर मुझे जीना है तो मुझे सांस भी लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सभी नीड्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट होती हैं। ये सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग नीड्स भी हैं। बाकी के जितने भी पिरामिड में दी हुई नीड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा डोमिनेट जो करती हैं वो यही नीड करती हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो नीड है वो किसी भी तरीके से अगर डिस्टर्ब होती हैं तो ह्यूमन बॉडी पर उसका इम्पैक्ट आता है। इसीलिए इनका डिस्ट्रप्शन होना बहुत ही ज़्यादा क्योटिक हो सकता है। इसीलिए जैसा मैंने आपको बताया वाटर, शेल्टर, फूड, स्लीप, ये कुछ ऐसी बेसिक नीड्स हैं। इनमें आप बहुत सारी एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकते हो जो एक ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स में आती हैं, जिनके बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसीलिए ये फिजियोलॉजिकल नीड्स की कैटेगरी में हम इसे डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मैस्लो। अब ये जो हमने बेसिक नीड्स की स्टडी की इसे लेवल 1 कहा जाता है। लेवल 1 के अकॉर्डिंगली फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे पहले अपीयर होती हैं। क्या होता है अगर एक ह्यूमन बीइंग अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई कर लेता है। मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग की बेसिक चीज़ें सारी उसके पास अवेलेबल है, उसके पास ऑक्सीजन भी है, उसके पास वाटर भी है, फूड भी है, शेल्टर भी है, क्लोथ्स भी है, ये बेसिक सारी नीड्स उसके पास हैं। अब क्या इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद क्या कोई नेक्स्ट नीड अपीयर नहीं होती एक ह्यूमन बीइंग की? क्या आपको लगता है कि उसके बाद भी कोई और नीड होती होगी किसी ह्यूमन बीइंग की जो अपीयर होती है? यस, ऑफ कोर्स, यू आर राइट। इसके बाद भी नीड होती हैं जो अपीयर होती हैं वन बाय वन। और अगर आप पिरामिड को बहुत ध्यान से देखेंगे तो पिरामिड के अकॉर्डिंगली सेकंड जो नीड होती है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड होती है। सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड की ही वजह से हम अपने आप को सेफ फील करना चाहते हैं। सेफ फील करने का मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब क्या है? हम हमेशा इनसिक्योर होते हैं, हम हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं, हम हमेशा लाइफ को थ्रेटनिंग समझते हैं क्योंकि वो रिस्की है, कहीं हमारे साथ कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, हमारा मनी कोई स्टील ना कर ले, हमें कोई इंजरी ना आ जाए, हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये सब हम सेफ्टी के प्रिकॉशंस ही तो लेते हैं उनसे बचने के लिए। ऐसा हो सकता है अगर मैं सेफ्टी प्रिकॉशन ना लूँ तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है।
ऐसा भी हो सकता है अगर मैं हेल्दी फूड ना खाऊं तो मैं बीमार भी हो सकती हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, लाइफ में इंजरीज आपकी बॉडी को देके जा सकती हैं, मेंटल ट्रॉमा आपको मिल सकता है, और आपके मनी जो कई बार क्या होता है, जिसकी इनसिक्योरिटी आपके मन में कहीं ना कहीं होती है, जो लोग नौकरी करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर हैं, वो एम्प्लॉयज़ भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो क्योंकि जॉब चली जाए। तो इसका मतलब ये सभी इनसिक्योरिटीज हर पर्सन की लाइफ में आती रहती है। ये जो इनसिक्योरिटीज हैं, ये उसकी सेकंड नीड है। वो कभी भी नहीं चाहता इनसिक्योरिटीज को अपनी लाइफ में लाना, यानी वो चाहता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ताकि वो एक पीसफुल लाइफ जी सके। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? उसे हर चीज़ के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड होती है। उसे अपने पैसे की भी सिक्योरिटी चाहिए, उसे अपनी लाइफ की भी सिक्योरिटी चाहिए, उसे अपनी इंजरीज भी नहीं करनी है, वो एक्सीडेंट के अगेंस्ट भी सिक्योरिटी चाहता है। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए उसे सिक्योरिटी चाहिए, जिसके खो जाने का डर है, खराब हो जाने का डर है, चाहे उसकी लाइफ ही क्यों ना हो या उसका मनी ही क्यों ना हो। हर चीज़ की सेफ्टी और सिक्योरिटी, चाहे जैसे अभी हम देख सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से किस तरीके से हम लोग उसके मेजरमेंट्स ले रहे हैं, सेफ्टी मेजरमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम सेफ्टी और सिक्योरिटी ये सेकेंडरी हमारी लेवल 2 की नीड होती है, जिसे हर ह्यूमन बीइंग आफ्टर बेसिक नीड सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। ठीक है, सेफ्टी नीड्स लेवल 2 पे रखी गई हैं। सेफ्टी नीड्स इसलिए भी ज़रूरी होती हैं कि जब एक ह्यूमन बीइंग अपने फेज 1 को कवर कर चुका है, अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर चुका है, और बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद अब उसे फील होता है कि अब उसने धीरे धीरे अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको वो पूरी कर चुका है। तो अब उसकी लाइफ में जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे उसको हार्म होता है, जो इनसिक्योर चीज़ें होती हैं, उनके अगेंस्ट वो चाहता है कि उसे सेफ्टी मिल जाए। तो इसीलिए लेवल 2 पे हमने देखा कि कैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड एक ह्यूमन बीइंग की अपीयर होती है, और मैस्लो इसी को डिस्क्राइब करते हुए इसे लेवल 2 पे रखते हैं। उसके बाद मैस्लो ने कहा कि लेवल 3 पे जो नीड अपीयर होती है वो नीड है लव एंड बिलोंगिंगनेस। कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता, सॉलिट्यूड में नहीं रह सकता, बहुत ज़्यादा दिन तक बिल्कुल अकेले नहीं रह पाएगा। उसे दोस्त चाहिए, उसे फैमिली चाहिए, गुड रिलेशंस चाहिए, जिनके साथ वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करता है। इसका मतलब लव एंड बिलोंगिंगनेस थर्ड लेवल पे इसीलिए रखा गया है बाय द मैस्लो, क्योंकि देयर इज रिक्वायरमेंट कि हर कोई बिलोंग रहना चाहता है विद अदर पीपल, लव एंड अफेक्शन चाहता है फ्रॉम द अदर पीपल। तो वो दोनों ही तरह के हो सकते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं और नॉन सेक्सुअल रिलेशन भी हो सकते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो गया, सिस्टर ब्रदर का रिलेशनशिप हो गया, पूरी फैमिली के अंदर आपके इतने सारे रिलेशंस होते हैं जिनके साथ आपको रहकर बहुत खुशी मिलती है, आपको हैप्पीनेस फील होती है, जिनकी केयर आप करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं। तो इसका मतलब लव एंड बिलोंगिंगनेस के थ्रू आप अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड करते हैं। याद कीजिए वो टाइम जब हम स्कूल में थे, तो हमारे कितने सारे फ्रेंड्स होते थे जो हमारे लिए कुछ करते थे, हम उनके लिए कुछ करते थे, वो हमारी केयर करते थे। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या थी फ्रेंड्स बनाने की? क्यों हम फ्रेंड्स बनाते थे? एक हमें इनर सेटिस्फेक्शन फील होता था उनके साथ डिस्कशन करके, उनके साथ टाइम स्पेंड करके। तो ये होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस का पॉइंट, जो मैस्लो ने कहा कि एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में फर्स्ट बेसिक 2 लेवल को कवर करने के बाद थर्ड लेवल पे अपीयर होता है, जिसके वो नीड अपीयर हो जाती है उसकी लाइफ में। जैसे बेसिक 2 लेवल्स कवर होते हैं, यानी कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड कंप्लीट हो गई, फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो गई, अब उसे लव एंड अफेक्शन, लव एंड बिलोंगिंगनेस की रिक्वायरमेंट है। उसके फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, रिलेटिव्स हों, ये सारी चीज़ें वो अपनी लाइफ में चाहता है। उसके बाद जब लव एंड बिलोंगिंगनेस की अपॉर्चुनिटीज़ उसे मिल जाती हैं, उसके पास बहुत अच्छी फैमिली है, अच्छे रिलेशंस हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो डिस्कशन कर सकता है, बात कर सकता है, कन्वर्सेशन के साथ साथ वो उनके साथ उनकी केयर भी कर सकता है, वो उसकी केयर भी कर सकते हैं। तो एक ऐसा इंटरैक्शन, एक ऐसा टच जो बहुत ही ज़्यादा फीलेबल है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, तो वो यहाँ पर हम थर्ड लेवल पर देख सकते हैं कि लव एंड बिलोंगिंगनेस के अंदर किस तरीके से मैस्लो ने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। मैस्लो यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने ये भी समझाया कि इस नीड के बाद एक और नीड भी अपीयर हो सकती है। जो नेक्स्ट नीड अपीयर होती है लेवल 4 पे, वो नीड होती है सेल्फ एस्टीम की नीड। जब एक ह्यूमन बीइंग की तीनों ही नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, आप सपोज करिए एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी फर्स्ट 3 लेवल की नीड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीटेड हैं, उसकी सिक्योरिटी नीड्स कंप्लीटेड हैं, उसके बाद उसकी
हम कह सकते हैं कि थर्ड नंबर पे उसके जो लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली नीड्स है वो भी उसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो जब एक ह्यूमन बीइंग की थर्ड स्टेज तक सभी नीड्स कंप्लीट हो गई है, तो नेक्स्ट नीड कौन सी जनरेट होती है जिसके लिए अब वो पर्सन एस्पायर है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो नीड है सेल्फ एस्टीम की नीड। सेल्फ एस्टीम की नीड का मतलब होता है कि यहाँ पर एक पर्सन के अंदर ही कुछ मोटिवेशंस होते हैं, कुछ डिज़ायर्स होती हैं, वो कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसको एक स्टेटस चाहिए सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर। सोच के देखिए, जब हम छोटे थे हमारी फैमिली हमें अप्रिशिएट करती थी। हम एक स्टूडेंट हैं और हमारी फैमिली के मेंबर, हमारे मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, वो सब हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमने कितने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, हमने कोई कप विन किया, तो हमने कोई ट्रॉफी विन की, तो इस तरीके से हमें अप्रिसिएशन मिलता था, तो हमें कितना अच्छा फील होता था अंदर से, याद है? तो यही चीज़ें यहाँ भी एप्लीकेबल होती हैं सेल्फ एस्टीम नीड के अंदर। जब हम एक स्टेटस अचीव करना चाहते हैं हर जगह पर, चाहे अगर जो भी हमारा पसंदीदा, हम कह सकते हैं कोई गेम है, स्टडीज़ हमें अच्छी लगती हैं, या फिर हम पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, एक्टिंग में जाना चाहते हैं, जिस भी लाइन के अंदर हम जाना चाहते हैं, हम एक स्टेटस अचीव करना चाहते हैं वहाँ पे, वो स्टेटस अचीव करना सेल्फ एस्टीम को रिप्रेजेंट करता है। जब हम कोई सक्सेस गेन करते हैं, जब हम किसी चीज़ में मास्टर एक्सपर्ट हो जाते हैं स्पेसिफिकली, तो हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ एस्टीम की स्टेज है, जिस सेल्फ एस्टीम पर पहुंचने के बाद कोई भी ह्यूमन बीइंग फील करता है कि उसको एक रिलैक्सेशन फील करता है कि लोग उसे जानते हैं, उसका एक स्पेशलाइजेशन है किसी चीज़ में, वो एक्सपर्ट है किसी चीज़ में, तो इस चीज़ की रियलाइजेशन और लोगों को भी है। जैसे एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर है जिसके बारे में सब जानते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो धीरे धीरे उनको एक गुडविल मिलती चली जाती है, उनकी एक इमेज बनती चली जाती है, लोग वो काफ़ी रिनाउंड हो जाते हैं, लोग उनको जानने लग जाते हैं। इसी स्टेटस पे हम कह सकते हैं कि उनको सेल्फ एस्टीम लेवल 4 पे अचीव हो चुकी है। ठीक ऐसे ही हम देख सकते हैं कि हमारे जो भी प्रेस्टिजियस पीपल हैं, एलीट पीपल हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, सब प्रेज भी करते हैं, बहुत सारे लोग उनके फैंस भी होते हैं, तो इस तरीके से सेल्फ एस्टीम की नीड को अचीव करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। कौन नहीं चाहता कि लोग उसे जाने, कौन नहीं चाहता कि उसका नाम हो, लोग उसे पहचाने, वो जहाँ भी जाए लोग ऑलरेडी उसे रिकॉग्नाइज कर लें। तो हर किसी को फेम बहुत अच्छा लगता है, नेम एंड फेम अचीव करना हर किसी की एस्पायर भी होती है। हर ह्यूमन बीइंग चाहता है कि वो इंडिपेंडेंटली कुछ कुछ ऐसा अचीव करके दिखाए जिससे उसका नेम जो है वो पॉपुलर हो जाए, उसकी एक गुडविल या इमेज बन जाए मार्केट के अंदर। इसकी रिकॉग्नाइजेशन होना उसको रियलाइज कराता है सेल्फ एस्टीम। ठीक है, वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि हाँ, ये मेरी पावर्स है, ये मेरा पोटेंशियल है, ये मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, जिनके थ्रू वो अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो ये है लेवल 4 की सेल्फ एस्टीम नीड के बारे में हमने जाना। उसके बाद जो नेक्स्ट नीड अचीव करने के लिए होती है, अब क्या, एक इंसान के पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं, उसके पास बेसिक नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए पैसा है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, लव बिलोंगिंगनेस है, फैमिली है, अच्छे रिलेशंस हैं, उसके बाद उसे सेल्फ एस्टीम भी मिल गई, काफ़ी पॉपुलैरिटी है, लोग उसे जानते हैं। जैसे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जिनमें आप सलमान खान, अमिताभ बच्चन, इन सबको देख लीजिए, ये जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं ये पहली 4 लेवल की अचीवमेंट्स अचीव कर चुके हैं, इनके पास पहली 4 नीड्स को सेटिस्फाई कर चुके हैं, कैपेबिलिटी है और वो कर भी चुके हैं। नाउ अब क्वेश्चन अपीयर होता है कि अगर वो ये सब नीड अचीव कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट नीड कौन सी अचीव करने के लिए बच जाती है? लोग उन्हें जानते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा है, वो एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिसका बहुत नेम एंड फेम है, या वो कोई ऐसा पॉलिटिशियन है, या वो कोई ऐसा स्पेसिफिक अलग वर्क कर रहे हैं, या इतना एक्सपर्टीज वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें एक अच्छा खासा रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है। तो फिर इस केस में कौन सी और अनदर नीड जो है वो अपीयर होती है? तो इसके बाद लास्ट में सबसे टॉप में मैं अनलिश करना चाहूँगी आपके सामने लेवल 5 की नीड। जी हाँ, बिल्कुल सही, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड की बात कर रही हूँ मैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो लेवल 5 पे आती है, अगर आप पिरामिड को ध्यान से देखेंगे तो पिरामिड के अंदर ये जो नीड है वो आपको सबसे टॉप में दी हुई है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड होती है। इसका मतलब थोड़ा सा समझना हमारे लिए डीप में इसको अंडरस्टैंडिंग करना रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब कि अब जब मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं तो अब नेक्स्ट क्या, अब मुझे क्या करना है?
एक हर ह्यूमन बीइंग की कुछ डिज़ायर्स होती हैं, कुछ एस्पायरिंग चीज़ें होती हैं उसकी लाइफ में जो वो अचीव करना चाहता है, जिसके लिए वो अपना फुल पोटेंशियल लगाना चाहता है, जिसमें वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो ऐसा नहीं कर पाया। जैसे सलमान खान को पेंटिंग करने का बहुत शौक था, जब भी उनको टाइम मिलता है वो पेंटिंग करते हैं, वहाँ वो अपने आप को रिलेट कर पाते हैं खुद से। तो इसका मतलब उन्होंने ये प्रोफेशन चूज़ किया क्योंकि उनको अपना प्रोफेशन भी बनाना था, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो एक पेंटर बनना चाहते थे, तो वो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें आप अपने पर्सनल स्किल्स को एनहेंस करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अंदर से ग्रो करने की कोशिश करते हैं। कोई स्पिरिचुअल है तो अपनी स्पिरिचुअलिटी को एनहेंस करने की कोशिश करता है, कोई अंदर से अपने इनर सेल्फ में फील करता है। हम बाहर से किसी को बिजनेसमैन देख सकते हैं, लेकिन अंदर से वो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग क्या है, वो उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के थ्रू ही रियलाइज हो सकता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के थ्रू अपने पोटेंशियल्स को रियलाइज करना, अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट करना। कई बार इंसान के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वो अंदर से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, उसके अंदर से फुलफिलिंग नहीं होती। कई बार एक पर्सन जिसके पास पैसा हो सकता है थोड़ा कम भी होता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज आ चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी 5 लेवल्स हर किसी की लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर वो किस लेवल पे काम कर रहा है, वो एंड में जब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करता है तो वहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि किस तरीके से क्या वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड है या नहीं है। जो चीज़ें मिल रही हैं, हो रही हैं उसकी लाइफ के अंदर, वो एक्सेप्टेबल हैं, उसमें वो अपना फुल पोटेंशियल दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, कैसे वो और ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, एक्सपर्टीज़ गेन कर सकता है, पीक पर पहुँच सकता है। तो एक इंसान क्या कर सकता है, मैक्सिमम क्या बन सकता है, क्या उसका वो बनना चाहता है। एक्चुअली में सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि वो बनना क्या चाहता था, वही बनना, जो उसके अंदर से एक डिज़ायर थी कि हाँ मुझे यही करना है या मुझे ऐसा ही बनना है या यही मेरे थॉट्स थे, अपने अंदर से वो हम खुद ही रियलाइज़ कर सकते हैं। कोई दूसरा जो हमारे काउंटर पार्ट में कोई भी अनदर पर्सन है, वो ये रियलाइज़ नहीं कर सकता कि हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, क्योंकि ये सेल्फ मेड चीज़ है। आप अपने लेवल पे अपने आप ही अपने पोटेंशियल्स को पहचानते हैं। अपनी ज़रूरतों को तो आप एक तरफ रख सकते हैं कि ये तो चलो बेसिक नीड्स है, इनके लिए आपको इतना अर्न करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अंदर से आप क्या हैं वो खुद ही रियलाइज़ हो सकता है कि हु एम आई, what is my self actualization level, what are my capabilities, what are my potentials। क्योंकि बाहर वाले लोगों से कई बार हम अपनी चीज़ें हाइड कर लेते हैं, उनको शो भी नहीं होने देते हैं कि हम अंदर से क्या हैं। हम अपनी नेगेटिव चीज़ें कई बार नहीं दिखाते हैं, कई बार अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिखा पाते हैं, हेजिटेट कर जाते हैं, लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन अंदर से हम जो हैं वही हम एक्चुअल में हैं। अलग अलग लोगों के सामने हम अलग अलग तरह की रिप्रेजेंटेशन ज़रूर करते हैं, अपने बिहेवियर को मैनिपुलेट भी करते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी तो तब रियलाइज़ होती है जब हम एक पीसफुल एनवायरनमेंट में खुद से बात कर रहे होते हैं, और तब हम देखते हैं अपने आप को कि एक्चुअली में हम कौन हैं, हमें क्या अचीव करना है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हम एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं, किस पर्पस के लिए हमने ये सब चीज़ें सेटअप की हुई हैं, क्या हमारा एक्चुअल रियलिटी है। इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर अपने आप से पूछना, और डेफिनेटली इनके जवाब आपको खुद से ही मिल जाते हैं। और जब हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछ के अपने आप ही आंसर मिलते हैं, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस की स्टेज पर हमारे सवालों के जवाब हमारे पास होते हैं, लेकिन हम उन्हें बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे हमें ही रियलाइज़ होता चला जाता है हमारे आंसर्स। और जब हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज अचीव होती है, उसके बाद हमारे पास अचीव करने के लिए नथिंग होता है। अब हमें कुछ नहीं अचीव करना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगर हम अचीव कर चुके हैं अपनी लाइफ में, इट मीन्स हम सब कुछ अचीव कर चुके हैं, क्योंकि उस स्टेज पर हम फुली सेटिस्फाइड होते हैं, ताकि हमारे पास सारा फुलफिलमेंट होता है, हम हर चीज़ अचीव कर चुके होते हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर फिर हम अपने उसी पोटेंशियल को और ज़्यादा एनहेंस करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे टॉप वाली स्टेज पर हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इसीलिए रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए मैस्लो ने इसे टॉप पर रखा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज को टॉप पे रखने का सबसे बड़ा रीज़न यही था, क्योंकि इसको अचीव करने के लिए अगर आप ये समझें कि ये एक पिरामिड, एक लेडर है, और इस लेडर पर हमें नीचे से चढ़ते हुए ऊपर पहुंचना है, तो सबसे ऊपर अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज होती है, जहाँ पे कोई प्रेजुडाइज नहीं होती चीज़ें, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है,
हर फैक्ट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, स्पॉन्टेनिटी होती है, मोरालिटी आ चुकी होती है, आप क्रिएटिव बन चुके होते हो। आप जानते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पर काम कर रहे होते हैं। आपकी क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा अनलिश यही स्टेज पर होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने फील्ड में क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज तक पहुँचे, अपने आप के सब बातें करें, अपने आप को रियलाइज़ करें, अपने आप के पोटेंशियल को खुद को पहचानने की कोशिश करें। एंड ट्रस्ट मी, ये सब चीज़ें करने के बाद धीरे धीरे आपके अंदर ऑटोमेटिकली ग्रोथ आती है। कॉन्सेंट्रेशन करने की कोशिश करें। आज के टाइम में साइकोलॉजी कहीं ना कहीं मेडिटेशन को भी अप्रिशिएट करती है, उसके थ्रू भी आप अपने आप को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को और बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को टॉप में रखने के बाद ये सारी चीज़ें हमने देखी कि मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में किस तरीके से हर नीड की अपनी एक रेलिवेंस और इम्पोर्टेंस है, और लाइफ के कैसे कैसे स्टेजेस पर वो अपीयर होती हैं, और जैसे वो सेटिस्फाई हो जाती है नेक्स्ट नीड अपीयर हो जाती है। तो अब्राहम मैस्लो ने इन सभी 5 डिफरेंट नीड्स को एक्सप्लेन करते हुए हमारे लिए काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने ये पॉजिटिव स्टडी जो ह्यूमन क्वालिटीज़ से रिलेटेड है वो 1954 में प्रोपाउंड की, और ह्यूमन नीड्स एंड एक्सप्रेस्ड हिज थ्योरी, और उनकी बुक का नेम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। आज हमने अपने इस वेबिनार में मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन और मैस्लो ने किस तरीके से इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया, इस थ्योरी के बारे में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हमने जाना, किस तरीके से हर एक लेवल पर ये नीड बनाई गई है और इन नीड्स की किस तरीके से रेलिवेंस है। आज इस वेबिनार के थ्रू आई होप आपको स्टडीज़ में बहुत ही हेल्प मिली होगी, आपको ये जानने का मौका मिला होगा कि किस तरीके से हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अगर ये टॉपिक हमारे से कहीं ना कहीं हर ह्यूमन बीइंग से इनफैक्ट ये जुड़ा हुआ है, तो किस तरीके से हम अपनी नीड्स को वन बाय वन एक सीक्वेंस में अचीव कर सकते हैं। आज के लिए मैं इस वेबिनार में बस इतना ही, यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच।